सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है वर्ण विचार। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं, जानते हैं वर्णों के बारे में, वर्ण क्या होते हैं, किस प्रकार से भाषा के अंतर्गत हम वर्णों का प्रयोग करते हैं। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 2 वर्ण विचार। हमारे चारों ओर अनेक ध्वनियां होती हैं, जैसे पशु पक्षियों के बोलने की ध्वनि, बिजली कड़कने की ध्वनि, वाहनों के चलने की ध्वनि आदि। इन ध्वनियों का कोई अर्थ नहीं होता। मनुष्य के बोलने अथवा बातचीत करने से जो ध्वनियां निकलती हैं उनके निश्चित अर्थ होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, सुमन रवि लखनऊ जाएगा, पापा मैं भी जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपस में वार्तालाप दिखाया गया है। तो उपयुक्त वाक्यों में 4-4 शब्द हैं और प्रत्येक शब्द अनेक ध्वनियों से मिलकर बना है। तो 4-4 शब्द आए दोनों वाक्यों में और अनेक ध्वनियों से मिलकर इन शब्दों की रचना हुई है। जैसे पहला शब्द है सुमन, सा जमा उ जमा मा जमा अ जमा ना जमा अ, बराबर कितनी ध्वनियां हैं? 6 ध्वनियां हैं कुल मिलाकर। रवि, रवि में रा जमा आ जमा व जमा ई जमा ई बराबर कितनी ध्वनियां हैं? 4 ध्वनियां हैं। तो बच्चों रवि में आई हैं कुल मिलाकर 4 ध्वनियां। ऐसे ही लखनऊ में ला जमा अ जमा ख जमा अ जमा न जमा आ जमा उ बराबर 7 ध्वनियां आई हैं। जाएगा में जा जमा आ जमा ए जमा ग जमा आ 5 ध्वनियां आई हैं। अगला है हमारे पापा में प जमा आ जमा प जमा आ बराबर 4 ध्वनियां हैं। मैं में म जमा ए 2 ध्वनियां आई हैं, 2 ध्वनियां हैं। भी में भा जमा ई 2 ध्वनियां आई हैं और जाऊंगा में जा जमा आ जमा उ जमा ग जमा आ कुल मिलाकर 5 ध्वनियां आई हैं। ये सबसे छोटी ध्वनियां हैं, इनके और खंड नहीं किए जा सकते, अतः ये वर्ण है। तो हमने इतनी सारी ध्वनियां देखी जो कि क्या है, जो सबसे छोटी इकाई है भाषा की, सबसे छोटी ध्वनियां हैं, इनके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, इसीलिए ये वर्ण है। क्योंकि वर्ण भाषा की पहली इकाई होती है, प्रथम इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। परिभाषा होगी मुख से निकली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। हमारे मुख से निकलने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि वर्ण है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। अब आती है वर्णमाला। प्रत्येक भाषा के अपने कुछ निश्चित वर्ण होते हैं जिन्हें एक व्यवस्थित क्रम में लिखने पर वर्णमाला बनती है। हमारी हिंदी वर्णमाला स्वरों व व्यंजनों से मिलकर बनी है। तो हम वर्णमाला किसे कहते हैं कि हर भाषा के अपने कुछ निश्चित वर्ण होते हैं। ठीक है, उनको जब हम एक व्यवस्थित क्रम में रख देते हैं, एक समूह में उनका निर्माण कर देते हैं, समूह बना देते हैं, तो वो समूह ही वर्णमाला कहलाता है। हमारी भाषा जो है हिंदी भाषा, उसकी वर्णमाला बनी है स्वर और व्यंजनों से मिलकर। अब आते हैं वर्णों के भेद। वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ये 2 भेद हैं। स्वर, जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती तथा उच्चारण करते समय वायु मुख से बिना रुके बाहर आती है, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। बच्चों जो स्वर है ऐसे वर्णों को कहा जाता है जब हम इनका उच्चारण करें तो हमारे मुख से जो निकलने वाली वायु है उसको निकलने में कोई बाधा ना हो, उच्चारण बहुत स्वतंत्र, उच्चारण बहुत आसानी से हो जाए, उच्चारण में बाधा ना आए और इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, ये स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या हमारी भाषा में 11 है। पढ़ते हैं कौन कौन से हैं 11। अ ई उ री ए आई ओ और औ, ये 11 हमारे स्वर हैं। अब है स्वरों के मुख्यतः 3 भेद होते, 3 प्रकार के स्वर हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। सबसे पहले ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व या मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। मतलब जब हम इनका उच्चारण करते हैं, इनको बोलते हैं, बहुत कम समय लगता है, इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। 4 होते हैं संख्या में। कौन कौन से? अ ई उ और री। नेक्स्ट है दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों से लगभग 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। 2 गुना समय लगता है इनका हर उच्चारण में बोलने में ह्रस्व की तुलना में, तो दीर्घ का अर्थ तो बड़ा ही होता है, ऐसे ही ह्रस्व का अर्थ छोटा होता है। 7 होते हैं संख्या में। आ ई उ ए आई ओ और औ, संख्या 7 है। नेक्स्ट आते हैं प्लुत स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करने में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इसे लिखते समय स्वर के बाद ये जो चिन्ह है ना, ऐसा जैसा लग रहा है का चिन्ह लगा दिया जाता है, जैसे ओम, राम आदि।
तो इनके उच्चारण में दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है, लगभग हर्ष की तुलना में 3 गुना समय लगता है, इनमें 3 गुना समय लगता है। और जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो लिखते समय क्या लगाते हैं, एक एस का सा निशान लगा दिया जाता है और उच्चारण बहुत खींच के किया जाता है, ठीक है, जैसे ओम, राम आदि। बच्चों क्या होता है, जो प्लुत स्वर है ज्यादातर हिंदी भाषा में प्रयोग नहीं किए जाते, ये संस्कृत भाषा में ही होते हैं, कभी कभी हिंदी भाषा में हम इनका प्रयोग करते हैं। स्वर और उनकी मात्रा, प्रत्येक स्वर की अपनी एक मात्रा होती है। इन मात्राओं के लिए कुछ विशेष चिन्ह इस प्रकार हैं। तो बच्चों जो स्वर हैं, जब इनका प्रयोग हम व्यंजन के साथ करते हैं तो कभी कभी जब ये व्यंजन के बाद आते हैं तो अपना ये रूप बदल कर क्या बन जाते हैं, मात्रा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर स्वर और उनकी मात्राएं दी गई हैं, तालिका में पढ़ते हैं। स्वर, मात्रा। तो जो बच्चों हमारा अस्वर होता है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, मात्रा रहित होता है। आ की मात्रा इस प्रकार की होगी, खड़ी डंडे पाई के रूप में। ई की मात्रा ऐसे ऊपर लगती है, बड़ी ई की मात्रा इस प्रकार की, ऊ की मात्रा इस प्रकार की होगी, आप सब ध्यान से देखेंगे। ऊ की मात्रा ऐसे, री की मात्रा भी नीचे ही लगती है, ए की मात्रा ऊपर लगती है, आई की मात्रा 2 होती हैं और ये ऊपर लगती है। ओ की मात्रा डंडे खड़े पाई पर होती है और आओ की मात्रा भी खड़े डंडे पर ही होती है, 2 होती है, ठीक है, 2 लगती हैं एक साथ, ठीक है। अब यह भी जाने, अंग्रेजी शब्दों कॉलेज, बॉल का शुद्ध उच्चारण करने के लिए ओ को भी स्वरों में सम्मिलित करने की मांग की गई है। कुछ हमारे अंग्रेजी शब्द होते हैं, जैसे कॉलेज हो गया, बॉल हो गया, और भी डॉल, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं। तो इनका हम सही से उच्चारण करें तो इसके लिए ओ को भी कहा गया कि स्वरों में सम्मिलित कर दिया जाए, लेकिन अभी नहीं हुआ है। अब आते हैं व्यंजन, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं तथा उच्चारण करते समय वायुकंड से होती हुई मुंह में रखकर रुककर बाहर आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन है। तो बच्चों जो व्यंजन होते हैं ना, ये हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इनके बिना हम इनका उच्चारण नहीं कर सकते। और हमारे मुख से निकलने वाली जो वायु जो कंठ से आती है, अनेक स्थानों पर रुकती हुई, स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, ये व्यंजन है। इनका उच्चारण हम हमेशा स्वरों की सहायता से करते हैं। 33 होते हैं, कौन कौन से पढ़ लेते हैं। व्यंजन और वर्ग, वर्ग लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, यानी कि जो व्यंजन है ना उनको वर्गों में बांटा गया है। तो 25 तक तो आते हैं, है ना, 5 वर्ग हैं, 25 तक तो ये ऐसे बांटे हैं, फिर अंतस्थ, फिर उसमें पढ़ते हैं इनको। क वर्ग, क ख ग घ और अंगा, जिस वर्ण से शुरू होते हैं उसी के हिसाब से वर्ग का नाम है। क से क वर्ग होता है, ठीक है। अब है चवर्ग, जो है चा से शुरू है, चा छ जा झा और इया। टवर्ग टा से शुरू है, टा ठ ड ढ ण। तवर्ग त थ द ध न। पवर्ग, पवर्ग प फ ब भ म। इसके अलावा हमारे होते हैं अंत स्थ व्यंजन, य र ल और व। ऊष्म व्यंजन श श स और ह। इसके अलावा बच्चों हमारे 2 अतिरिक्त व्यंजन भी होते हैं, जो कि किससे बनाए गए हैं, ड और ढ में बिंदु लगाकर बनाए गए हैं, ण और ण। इनको हम अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन के 3 भेद होते हैं, पहले स्पर्श व्यंजन, दूसरे अंत स्थ व्यंजन और तीसरे ऊष्म व्यंजन। इनके बारे में जान लेते हैं बच्चों। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 27 है। तो क्या होती है, हमारे मुख से निकलने वाली वायु किसी न किसी स्थान को स्पर्श करती हुई बाहर आएगी। संख्या में 27 है, पहले 25 होते थे, 2 अतिरिक्त व्यंजन जोड़े गए, इसलिए इनकी संख्या हो गई है 27। तो ठीक है, पढ़ते हैं इनको। वर्ग, उच्चारण स्थान, व्यंजन और नाम, ठीक है। उच्चारण के हिसाब से इनका उच्चारण स्थान जहां पे है उसी के हिसाब से इनका नाम भी है। तो सबसे पहले क वर्ग, जो कंठ से बोले जाते हैं, क ख ग और अंगा, कंठ ही है इसलिए इनका नाम। चर वर्ग में जो हमारी जीभ है वो तालु को छूती हुई, तालु यानी कि जीभ के ऊपर वाला भाग, उसको छूती हुई बाहर आती है। च छ ज झ इया, इसलिए इनको तालव्य कहा जाता है। टवर्ग, टवर्ग मूर्धा, मूर्धा है इनका उच्चारण स्थान, यानी कि जब हम इनको बोलते हैं तो हमारी जीभ, दांतों का जो ऊपर वाला भाग है उसको मूर्धा कहा जाता है, वहां से बोले जाते हैं, वहां से स्पर्श होती है। ट ठ ड ण ढ ण ण और ढ, ये है मूर्धन्य व्यंजन, 7 आते हैं इसमें, ठीक है। जो 2 अतिरिक्त है ना, ण और ण, वो भी इसमें ही है। तवर्ग, ये दंत से इनका उच्चारण होता है, यानी कि हमारी जो जीभ है वो दांतों को छूती है, इसलिए इनको दंत्य कहा जाता है। त थ द ध न दंत्य व्यंजन है। पवर्ग, पवर्ग ओष्ठ, ओष्ठ से उच्चारण होता है। प फ ब भ और म,
ओष्ठीय व्यंजन है, जब हम इनका उच्चारण करते हैं हमारे दोनों होठ आपस में मिल जाते हैं। अब आते हैं अंतःस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। मतलब जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण बच्चों करते हैं ना, तो हमारी जो जिह्वा है ऊपर की तरफ तालू की तरफ जाती है, लेकिन पूरा उसको छूती नहीं है, इसीलिए बीच में स्थित है। अंतःस्थ व्यंजन है, 4 हैं। कौन कौन से? य, र, ल और व। फिर आते हैं ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में टकराकर गर्मी या उष्मा उत्पन्न करती है उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है। मतलब जब हम इनका उच्चारण करेंगे हमारी जो मुख से निकलने वाली वायु है वो टकराती है, किसी न किसी भाग से रगड़ खाती हुई बाहर आती है, जिसके कारण एक उष्मा गर्मी पैदा हो जाती है, इसलिए इनका नाम उष्म व्यंजन रखा गया है। संख्या में 4 है। कौन से? श, च, स और ह। व्यंजनों के उपयुक्त तीनों भेदों के अतिरिक्त 2 प्रकार के व्यंजन और भी माने गए हैं, जो इस प्रकार हैं। ये तो हो गए हमारे भेद। इसके अलावा 2 और प्रकार के व्यंजन आते हैं, एक है संयुक्त व्यंजन और दूसरे द्वित्व व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, 2 भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। 2 अलग अलग प्रकार के व्यंजनों को मिलाकर इनकी रचना की गई है। 4 होते हैं। कौन कौन से? श, ज्ञ, त्र और श्र, ये 4 होते हैं। अब इनको पढ़ते हैं कि कैसे बने हैं। का जम श बराबर श, इससे बनने वाले शब्द क्षमता, क्षत्रिय। जा जम इया, ज्ञा बना ज्ञाता और ज्ञानेन्द्रिय, इससे बनने वाले शब्द है। त्रा बनाए ता जम रा बराबर त्र, त्रिशूल और त्रिकोण, इससे बनने वाले शब्द है। और श्र बनाए शा जम रा, श्राप और श्रुतलेख, इससे बनने वाले शब्द है। नेक्स्ट है द्वित्व व्यंजन। 2 समान व्यंजनों के मिल से बने व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे 2 एक जैसे व्यंजनों को जब हम मिलाते हैं तो जो नया व्यंजन बनता है वह द्वित्व व्यंजन है। तो इसमें क्या होता है, एक व्यंजन आधा रहता है और दूसरा पूरा रहता है, एक स्वर सहित एक स्वर रहित। क्योंकि जितने भी बच्चों हमारे व्यंजन है ना, सब में स्वर मिले हुए हैं। आ स्वर सबके साथ लगा हुआ है। अगर हम उनमें से आ स्वर को निकाल देते तो उसकी रचना इस प्रकार से हो जाती है, जैसे क के नीचे ये छोटी सी रेखा है ना, हमें रेखा को खींचना पड़ता है। तो यहाँ पर एक जो पहले वाले आए हैं जिनके नीचे रेखा खींची है वो स्वर रहित है और ये स्वर के साथ है। ठीक है, पढ़ते हैं इनको कैसे आएंगे। क जम क बराबर कख, मक्का और धक्का, इससे बनने वाले शब्द है। जा जमा जज, सज्जन और लज्जा, इससे बनने वाले शब्द है। टा जमा ट टट, मिट्टी और खट्टी, इससे बनने वाले शब्द है। चा जमा चच, सच्चा और कच्चा, इससे बनने वाले शब्द है। अब आते हैं स्वरों व व्यंजनों का मेल किस प्रकार से होता है। आज स्वर के अतिरिक्त दूसरे स्वरों के साथ व्यंजनों का मेल होने पर स्वर अपने मूल रूप में नहीं लिखे जाते, बल्कि उनकी मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। स्वर और व्यंजनों के मेल की तालिका इस प्रकार है। मतलब आ स्वर की तो बच्चों कोई मात्रा ही नहीं होती, ये तो सभी व्यंजनों के साथ मिला ही रहता है, इसीलिए वो रेखा के बिना लिखे जाते हैं। अगर इनको इसको हटा देते तो नीचे एक हमें छोटी सी रेखा खींचनी पड़ती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं हलंत, हलंत या हल रेखा कहते हैं। जैसे मान लो क है, ठीक है, ये क है। अगर इसमें आ मिला है तो ये ऐसे लिखा जाएगा, अगर आ नहीं है तो ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अगर हम इसमें से हटा देते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसके अतिरिक्त जो हमारे और जो स्वर हैं, जब वो व्यंजनों के साथ मिलते हैं तो वो मात्रा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। किस प्रकार से होंगे, तालिका के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। तालिका दी गई है, स्वर, मात्रा, शब्द और मात्रा का प्रयोग। ठीक है, कि स्वर है अ, इसमें मात्रा नहीं होती, मात्रा रहित है, तो इससे बनने वाला शब्द हो गया कमल। का जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ, तो आ मिला रहता है। ठीक है, अब आ की मात्रा इस प्रकार की होगी मान, मा जमा आ जमा न जमा अ, मान। जब माँ में आ की मात्रा जोड़ी तो क्या हो गया माँ, फिर ना में आ जुड़ गया मान। ऐसे ई की मात्रा किस प्रकार से जुड़ेगी, निशी, ना जमा ई जमा शा जमा ई, निशी। ई की मात्रा इस प्रकार की होती है खीर, खा जमा ई जमा रा जमा आ, ऊ की मात्रा हमेशा नीचे लगती है कुल, का जमा ऊ जमा ला जमा आ, ऊ ऐसे लगेगी फूल, फा जमा ऊ जमा ला जमा आ, री की मात्रा मृग, मा जमा री जमा गा जमा आ, मृग बन गया। नेक्स्ट है ए की मात्रा इस प्रकार से होगी खेल, खा जमा ए जमा ला जमा अ। आई की मात्रा पैर, पा जमा आई जमा रा जमा अ, पैर। ओ की मात्रा
रोम, रा जमा ओ जमा म जमा अ, रोम। औ की मात्रा कोआ, का जमा औ जमा आ, कोआ। अब आते हैं, अगला हमारा प्रकरण है वो है अयोग वाह। हिंदी वर्णमाला में कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जो न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन, इन्हें अयोग वहा कहते हैं। ये वर्ण इस प्रकार हैं। तो ऐसे भी आते हैं कुछ वर्ण बच्चों जो ना तो स्वर की श्रेणी में हम उन्हें रख सकते, ना ही हम उन्हें व्यंजन में रख सकते, इसीलिए इनको अयोग वहा कहा जाता है। 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? पहले है अनुस्वार, यानी कि ऊपर बिंदु लगी रहती है, अनुनासिक ऊपर चंद्र बिंदु रहता है, और विसर्ग जिसमें 2 बिंदु अंत में रहते हैं। अनुस्वार, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है वे अनुस्वार कहलाते हैं। इनका चिन्ह ये बिंदु है, जैसे पंकज, अंगद, चंचल आदि। वायु केवल जो हम इनका उच्चारण करेंगे, वायु हमारी केवल नाक से निकलेगी, इसलिए इनका नाम अनुस्वार है और चिन्ह एक बिंदु के रूप में रहता है। पंकज, अंगद, चंचल इसके उदाहरण है। अब है अनुनासिक, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुंह और नाक दोनों से निकलती है, दोनों से निकलेगी, जो हमारे मुख से निकलने वाली वायु नाक से भी आएगी, मुख से भी आएगी, वे अनुनासिक कहलाते हैं। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है, जैसे चांद, आंख, हंस आदि से बने हुए शब्द है। अब आता है विसर्ग, जिन वर्णों का उच्चारण ह के समान होता है, हा जो कि स्वर रहित है उसके समान होता है, वे विसर्ग कहलाते हैं। इसका चिन्ह 2 बिंदुओं के रूप में रहता है, जैसे पुनः, प्रातः, संभवतः आदि। कुछ और भी बातें हैं, ये भी जान लेते हैं, यह भी जाने। हलंत, इसे व्यंजन के नीचे लगाया जाता है। इसका अर्थ है कि व्यंजन आधा या स्वरहीन है, जैसे अर्थात शिवम आदि, मतलब उसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ है, कोई भी इसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ है, तब इसके नीचे एक छोटी रेखा हलंत खींची जाती है। नुक्ता, हिंदी भाषा में जो शब्द अरबी, फारसी, उर्दू तथा अंग्रेजी भाषा से आए हैं उनके शुद्ध उच्चारण के लिए नुक्ता का प्रयोग किया जाता है, जैसे क, ख, ग, ज, फ। तो कुछ ऐसे भी हैं जो कि हमारी भाषा दूसरी भाषाओं से शब्द आए हैं, जैसे अरबी से हो गए, फारसी से हो गए, उर्दू से हो गए, अंग्रेजी से हो गए, तो उनके लिए हम उनका सही से उच्चारण कर पाए, इसलिए नुक्ता एक छोटी सी बिंदी लगाई जाती है वर्ण के नीचे, जिसे नुक्ता कहते हैं। देखिए आप, जैसे क मिल गई, क, ख, ग, ज, फ। क, ख, क के नीचे अब नुक्ता नहीं लगता, केवल ज और फ के नीचे ही स्वीकृत है। अब क, ख, ग के नीचे नहीं लगता, ये बंद हो गया लगना, केवल ज और फ के नीचे ही लगता है। अब हमने जो भी सीखा है उसको दोहरा लेते हैं। हमने सीखा के अंतर्गत मुख से निकली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। उस छोटी से छोटी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। सबसे छोटी इकाई है, प्रथम इकाई है वर्ण। भाषा के मूल ध्वनि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब हम एक समूह में व्यवस्थित कर दें तो वह वर्णमाला है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख से बिना रुके बाहर आती है उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु कंठ से निकलकर मुंह में रुककर बाहर आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। 2 समान व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। तो हमने जो भी सीखा है दोहरा लिया है, अब अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास कार्य में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोलों को रंगिए। तो प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। सही विकल्प को चुनेंगे, सही का निशान लगा देंगे। करते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर, प्लूत स्वर, व्यंजन, तो उन्हें हम कहते हैं हर्ष स्वर। हिंदी वर्णमाला में 33 हैं स्वर, व्यंजन, वर्ण, संयुक्त व्यंजन, तो 33 होते हैं हमारे व्यंजन। पंच शब्द में प्रयोग किया गया है अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग, अयोग भाव, तो इसमें अनुस्वार प्रयोग किया गया है। 2 भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन कहलाते हैं उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्वित व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, तो ये कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें रिक्त स्थानों को भरना है, उचित शब्दों के द्वारा भरते हैं। स्वरों के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। अब आता है नेक्स्ट है दीर्घ, दीर्घ स्वर जो होते हैं संख्या में 7 हैं। नेक्स्ट है रिक्त स्थान स्वर की मात्रा नहीं होती, तो अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती बच्चों। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है वे केवल नाक से निकले तो वे कहलाते हैं अनुस्वार। ठीक है। 2 समान व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन क्या कहलाते हैं? द्वित्व व्यंजन। द्वित्व, द्वित्व, और यहां आ जाएगा व्यंजन, द्वित्व व्यंजन
कहलाते हैं। नेक्स्ट है सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। वहां यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, हमें सही गलत बताना है, करते हैं। वर्णों के दो भेद होते हैं, ठीक है, बिल्कुल, स्वर और व्यंजन। प्लूस स्वर को एस चिन्ह से दर्शाते हैं, बिल्कुल सही है ये भी। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 6 है, नहीं, ये होते हैं 27, 25 और 2 अतिरिक्त व्यंजनों को मिलाकर। संयुक्त व्यंजन है, बिल्कुल सही। विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है, बिल्कुल सही, लेकिन ह के नीचे एक छोटा सा हलंत लगाएंगे, भी सही है। ऐसे दिए गए शब्दों को उचित मात्रा लगाकर पूरा कीजिए, तो उचित मात्रा द्वारा पूरा करते हैं। सबसे पहले वृषभ लिखा है तो व में क्या लगेगी, ऋषि वाला रा, वृषभ, ठीक है, ये हो जाएगा। ये है पायल, ये है गर्दन। नेक्स्ट है ठकर, ठाकुर, दर व ज, उपयोग, ठीक है। बाकी 3 आप स्वयं लिखने का प्रयास करेंगे। अब दिए गए शब्दों में उचित क्या करिए, नुक्ता लगाइए। नुक्ता यानी कि छोटी सी जो बिंदु लगती है, कैसे लगेगी, इज्जत लग जाएगी, फरिश्ता में यहाँ फा के नीचे फरिश्ता, फसल कहाँ लिख के लगेगा, यहाँ पर। जहाज सा में लगेगा दूसरे वाले ज। टेलीविजन, टेलीविजन में कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है फरमाइश, 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 ठीक है। फिर है जोरदार, यहाँ पर जोरदार, जमीन, जमीन ऐसे हो जाएगा, और जोर, ज, जो बच्चों आवाज होती है ज हो जाती है, और फ की फ, ठीक है, जब नुक्ता लगता है। अब दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए, अलग अलग करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, कीर्ति को क, ठीक है, नीचे हलंत, जमा, जमा के बाद क्या आ जाएगा, री कैसे लिखते हैं हम, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जमा त और जमा ई हो गया कीर्ति, ठीक है, ऐसे होगा इसका वर्ण विच्छेद। फिर प्रयोगशाला, नेक्स्ट है क्या, प्रयोग, प्र है पहले, तो प्र कैसे बनाए, प जमा र जमा अ, ठीक है, ये बन गया। फिर आया य जमा ओ जमा ग और जमा आ, ठीक है, यहां तक बन गया। अब है शाला, और है ना, शाला को कैसे करेंगे, श जमा अ जमा ल और जमा आ, ये हो गया हमारा प्रयोगशाला। ऐसे ही बनेगा अगला व्यायाम, व्यायाम में कैसे आएगा, व ठीक है, फिर जमा जमा य, आधा है तो आ नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, य जमा अ जमा य जमा अ जमा म और जमा आ, हो गया व्यायाम। फिर है राजधानी, ठीक है, राजधानी, इधर वाले आप स्वयं कर लेंगे, मैं इधर वाले लिख देती हूँ, ठीक है। संयम, संयम कैसे लिखेंगे हम, स जमा अ, ये वाला, जमा य जमा अ जमा म जमा आ, संयम, ठीक है, संयम, यहाँ पर ये लगा हुआ है। अब है परीक्षा, परीक्षा कैसे करेंगे, प जमा अ जमा र जमा ई, जमा क्या है, श जमा अ, परीक्षा। अगर हम चाहें तो इस वाले जो श है उसको भी हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, क्या किस किस से बनाता है ये, क जमा श से, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं।
अब हमारा बाकी है राजधानी, मटमैला, मजबूरी। इसको आप स्वयं लिखने का प्रयास करेंगे। अब है आ ओ का प्रयोग करते हुए कोई 6 शब्द लिखिए। तो ओ का प्रयोग करना है, जो हमारी अंग्रेजी भाषा की एक ध्वनि है ओ। तो क्या आएगा, पहले लिखते हैं कॉलेज, कॉलेज। और क्या होगा, कॉलेज के अलावा हमारा क्या होता है, बॉल, बॉल। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा ऑफिसर, ऑफिसर कैसे लिखेंगे, ऑफिस, या फिर खाली ऑफिस भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जाएगा। बाकी 3 आप स्वयं लिखने का प्रयास करेंगे। अब है निम्न वर्गों के व्यंजन लिखिए। तो व्यंजन लिखने हमें पहले क वर्ग के लिखते हैं, क, ख, ग, घ, और लास्ट है हमारा अंगा। ठीक है, इसके बाद आते च वर्ग, च, छ, ज, झ और इया, ये है। फिर टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इन तीनों के आप स्वयं लिखने का प्रयास करेंगे। तालिका आपको दी गई है ऊपर वर्णों की, उसमें से आप देखकर याद करेंगे और फिर लिखने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से जाना वर्णों के विषय में, वर्ण क्या होते हैं, कितने भेद हैं, किस प्रकार से हम उनका प्रयोग करते हैं। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।